नमस्ते। आज की दुनिया में जहां पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल मची हुई है, एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत का फाइनेंशियल सिस्टम, हमारा वित्तीय कवच, आखिर कितना मजबूत है? चलिए, सरकार के 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तूफानी समुद्र की तरह है और भारत का वित्तीय सिस्टम वो जहाज है जिसे इस तूफान के बीच से गुजरना है। तो आइए जरा इस जहाज की मजबूती को परखते हैं और देखते हैं कि ये आने वाली बड़ी लहरों का सामना करने के लिए कितना तैयार है। इस पूरे विश्लेषण में हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम दुनिया भर में चल रहे तूफान को समझेंगे, फिर जानेंगे कि भारत ने अपना बचाव कैसे किया है। इसके बाद हम अपने बैंकिंग सेक्टर की सेहत को देखेंगे, एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी पर नजर डालेंगे और आखिर में भविष्य की राह क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस तूफानी समुद्र पर ही एक नजर डालते हैं। आज की दुनिया में वो कौन से नए आर्थिक खतरे हैं जो चारों तरफ मंडरा रहे हैं और जिनसे भारत को निपटना है? देखिए, आज के खतरे पहले जैसे नहीं हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव, एआई मॉडल्स जो बाजारों में एक साथ भगदड़ मचा सकते हैं, सोशल मीडिया से तुरंत प्रभावित होने वाले निवेशक और स्टेबल कॉइन्स जैसे नए डिजिटल एसेट्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स माहौल बना रहे हैं। ये भारत के लिए कुछ सबसे बड़ी भारी चुनौतियां हैं। और ये जो कोट है ना, ये उस दुविधा को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ग्लोबल फाइनेंस का फायदा भी उठाना है और उसके अचानक आने वाले झटकों से खुद को बचाना भी है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। तो इन ग्लोबल खतरों के सामने भारत का रक्षा कवच क्या है? जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। आइए देखते हैं कि आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कौन से मजबूत और तेज कदम उठाए। इससे पहले कि हम आरबीआई के कदमों को समझें, इस एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, रेपो रेट। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को कर्ज देता है। जब आरबीआई इसे घटाता है तो बैंकों के लिए पैसा लेना सस्ता हो जाता है और फिर वो आगे लोगों और बिजनेस को भी सस्ता कर्ज दे पाते हैं। और आरबीआई ने ठीक यही किया। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स यानी पूरे 1% की कटौती कर दी गई। ये उस वक्त एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। तो आरबीआई की रणनीति आप कह सकते हैं दो तरफा थी। एक तरफ रेपो रेट घटाकर लोन को सस्ता बनाया गया, दूसरी तरफ सीआरआर में कटौती की गई, यानी बैंकों को जो पैसा आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है उसे कम किया गया ताकि बैंकों के हाथ में लोन देने के लिए ज्यादा पैसा आ जाए। अच्छा, आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इसका जमीन पर असली असर क्या हुआ? देखिए, किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी उसके बैंक होते हैं। तो चलिए अब जरा भारत के बैंकिंग सेक्टर की सेहत का चेकअप करते हैं। बैंकिंग की सेहत नापने का एक बड़ा थर्मोमीटर है जीएनपीए, जिसे आम भाषा में बैड लोन्स भी कहा जाता है। मतलब ये वो लोन है जिनकी वापसी की उम्मीद कम है। तो जाहिर है इसका प्रतिशत जितना कम होगा, बैंकों की सेहत उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। और नतीजा देखिए, वो कमाल का है। सितंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का जीएनपीए अनुपात गिरकर सिर्फ 2.2% पर आ गया। ये पिछले कई दशकों में सबसे निचला स्तर है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे बैंक पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हैं। और मजबूती का एक और सबूत है सीआरएआर, जो 17.2% के शानदार लेवल पर है। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि बैंकों के पास किसी भी बड़े आर्थिक झटके को झेलने के लिए एक मोटा सेफ्टी कुशन है, उनके पास काफी पूंजी है। लेकिन एक हेल्दी बैंकिंग सिस्टम का असल फायदा क्या होता है? फायदा होता है विकास। छोटे और मझोले बिजनेस यानी एमएसएमईज को दिए जाने वाले कर्ज में 21.8% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा मतलब है कि मजबूत बैंक अर्थव्यवस्था के इंजन को ताकत दे रहे हैं। चलिए अब इस आर्थिक सर्वेक्षण के एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन पर फोकस करते हैं। यह हमें बताता है कि जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो बिजनेस पर उसका असल में क्या असर पड़ता है। तो सवाल यह है कि जब भविष्य धुंधला दिखता है तो कंपनियां अपने निवेश के फैसले कैसे बदलती हैं? क्या वो रुक जाती हैं? क्या वो डर जाती हैं? सर्वे ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत की लिस्टेड कंपनियों का डेटा देखा और जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे।
अनिश्चितता का एक झटका लगने पर जो मीडियम साइज की कंपनियां हैं उन्होंने अपने निवेश में सबसे ज्यादा कटौती की। 5 सालों के अंदर 4.7% की गिरावट। ये बड़ी और छोटी कंपनियों से कहीं ज्यादा है। तो इसका बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि मीडियम साइज की कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास झटके सहने के लिए पैसा और रिसोर्स होते हैं और छोटी कंपनियां बहुत तेजी से बदल सकती हैं, लेकिन ये मझोली कंपनियां बीच में फंस जाती हैं। तो हमने आज की तस्वीर तो देख ली, लेकिन भविष्य का क्या? भारत आने वाले तूफानों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है? आइए अब इसे समझते हैं। आरबीआई लगातार इस बात पर काम कर रहा है कि हमारा रेगुलेटरी सिस्टम समय से आगे रहे। इसके लिए 3 बड़े काम किए जा रहे हैं। नियम बनाने के प्रोसेस को पारदर्शी बनाया जा रहा है। हर नियम को हर 5-7 साल में रिव्यू किया जाएगा और बाहरी एक्सपर्ट से भी सलाह ली जा रही है। ये एक फ्यूचर प्रूफ अप्रोच है। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर ये है, एक तरफ हमारे पास मजबूत बैंक्स और एक प्रोएक्टिव आरबीआई जैसी बड़ी ताकतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और एआई या क्रिप्टो जैसी नई टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरे भी लगातार बने हुए हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहला, भारत का वित्तीय कवच मजबूत साबित हुआ है। दूसरा, आरबीआई की सक्रिय नीतियों ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। तीसरा, हमारा बैंकिंग सेक्टर दशकों में सबसे ज्यादा हेल्दी है। चौथा, हमें यह याद रखना होगा कि अनिश्चितता की सबसे ज्यादा मार मंझोली कंपनियों पर पड़ती है। और पांचवा, भविष्य की तैयारी लगातार चल रही है। और अंत में आर्थिक सर्वेक्षण का सबसे बड़ा संदेश वो ये है कि अगर नीतियां स्थिर हों और उनमें बार बार बदलाव ना हो, तो कंपनियां और निवेशक अनिश्चितता के दौर में भी बेहतर फैसले ले पाते हैं। पॉलिसी की स्थिरता ही सबसे बड़ा कवच है। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आज तो भारत का वित्तीय सिस्टम मजबूत है, लेकिन क्या यह कल आने वाले किसी अनजान तूफान के लिए भी तैयार है? असली परीक्षा तो तभी होगी। इस जरूरी सवाल पर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।